आमदनी बढ़ाने के लिए शेखर जी ओवर टाइम करते, अपनी ज़रूरतें कम करके भविष्य के लिए रुपए जमा करते। सरिता जी भी घर का सारा काम अपने हाथों से कर सीमित बजट में गुजारा करती थी। सेवानिवृत्त होते ही समय जैसे थम गया, सब कुछ शांत हो गया। पति पत्नी की भागदौड़ समाप्त हो गई। शेखर ने बचत के रुपए से मनपसंद कोठी बना ली। हरे भरे पेड़ पौधों से सजे धजे लॉन में बैठने का उनका सपना अब जाकर पूरा हुआ था। बेटा पारस की इंजीनियरिंग की शिक्षा, फिर उसका विवाह, सब कुछ शेखर की नौकरी में रहते ही हो चुका था। पारस अब नैनीताल में पोस्टेड है। बेटी प्रियंका पति व बच्चों के साथ चेन्नई में ही रह रही थी। दामाद फैक्ट्री का मालिक था। शेखर ने अपनी कोठी का आधा हिस्सा किराए पर उठा दिया था। किराए की आमदनी, पेंशन व बैंक में जमा रकम के ब्याज से पति पत्नी का गुजारा आराम से चल रहा था। घर में सुख सुविधा के सारे साधन उपलब्ध थे। सरिता पूरे दिन टेलीविजन देखती, आराम करती या ब्यूटी पार्लर जाकर चेहरे की झुर्रियां मिटवाने के लिए फेशियल करवाती। शेखर हंसते हुए, तुम्हारे ऊपर बुढ़ापे में निखार आ गया है, पहले से अधिक खूबसूरत लगने लगी हो। शेखर व सरिता सर्दी के मौसम में प्रियंका के घर चेन्नई और गर्मी के मौसम में पारस के घर नैनीताल घूमने जाते। बेटी दामाद, बेटा बहू सभी उनके सम्मान में झुके रहते। दामाद कहता, आप मेरे माँ बाप के सम्मान हैं, जैसे वो लोग वैसे ही आप दोनों। बुजुर्गों की सेवा नसीब वालों को ही मिला करती है। शेखर सरिता अपने दामाद की बातें सुनकर गदगद हो उठते। दामाद उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर चेन्नई के दर्शनीय स्थलों पर घुमाता, बढ़िया भोजन खिलाता। नौकरानी रात को दूध का गिलास दे जाती। सेवा करने में बहू बेटा भी कम नहीं थे। बहू अपने सास ससुर को बिस्तर पर ही भोजन की थाली लाकर देती और धुले कपड़े पहनने को मिलते। बहू बेटों की बुराइयां करने वाली औरतों पर सरिता व्यंग कसती कि तुम्हारे अंदर ही कमी होगी कि तुम लोग बहुओं को सताती होंगी। मेरी बहू को देखो, मैं उसे बेटी मानती हूँ, तभी तो वह मुझे सुख आराम देती है। शेखर भी दामाद की प्रशंसा करते ना घाते। एक दिन प्रियंका का फोन आया। उसकी आवाज में घबराहट थी। माँ, गजब हो गया, हमारे घर में, फैक्ट्री में सभी जगह आयकर वालों का छापा पड़ गया है और वो हमारे जेवर तक निकाल कर ले गए। तभी शेखर सरिता के हाथ से फोन छीनकर बोले, यह सब कैसे हो गया बेटी? जेठ के कारण, सारी गलती उन्हीं की है। सारा हेरफेर वो करते हैं और उनकी गलती का नतीजा हमें भोगना पड़ता है। प्रियंका रो पड़ी। शेखर बेटी को सांत्वना देते रह गए और फोन कट गया। वह धम से कुर्सी पर बैठ गए। लगा जैसे शरीर में खड़े रहने की ताकत नहीं रह गई है। सरिता को परेशान देखकर शेखर ने अपने आप को संभाला। सरिता को पानी पिलाकर धैर्य बंधाया कि अब रोज तो आते ही रहते हैं, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन बेटी दामाद उनके घर आ पहुंचे। संकोच छोड़कर प्रियंका अपनी परेशानी बयान करने लगी। पापा, हम लोग जेठानी से अलग हो रहे हैं। इन्हें नए सिरे से काम जमाना पड़ेगा। कोठी छोड़कर किराए के मकान में रहना पड़ेगा। काम शुरू करने के लिए लाखों रुपए चाहिए। हमें आपकी मदद की सख्त जरूरत है। दामाद हाथ जोड़कर सास ससुर से विनती करने लगा। पापा, आप लोगों का ही मुझे सहारा है। आपकी मदद ना मिली तो मैं बेरोजगार हो जाऊंगा, बच्चों की पढ़ाई रुक जाएगी। शेखर व सरिता अपनी बेटी व दामाद को गरीबी की हालत में कैसे देख सकते थे। फैसला यह लिया कि बेटी दामाद की सहायता करने में हर्जी क्या है। यह लोग सहारा पानी और कहाँ जाएंगे, मुसीबत में अपने ही काम आते हैं। यह सोचकर शेखर ने बैंक में जमा सारा रुपया निकालकर दामाद के हाथों में थमा दिया। दामाद ने कृतज्ञता जाहिर की और कहा कि वह इस रकम को साल भर के अंदर ही वापस लौटा देगा। शेखर सरिता को रकम देने का कोई मलाल नहीं था। उन्हें भरोसा था कि दामाद उनकी रकम को लौटा देगा। फिर उनके पास जो कुछ भी है बच्चों के लिए ही तो है। बच्चों की सहायता करना उनका फर्ज है। दामाद उन्हें माँ बाप के सम्मान मानता है तो उन्हें भी उसे बेटे के सम्मान मानना चाहिए। अपना फर्ज पूरा करके दंपति राहत का आभास कर रहे थे। बेटे पारस का फोन आया तो माँ ने उसे सब कुछ स्पष्ट रूप से बता दिया। तीसरे दिन ही बेटा बहू दोनों आकस्मिक रूप से दिल्ली आ थमके। उन्हें इस तरह आया देखकर शेखर व सरिता हतप्रभ रह गए। बेटा, सब ठीक है ना? शेखर उनके इस तरह अचानक आने का कारण जानने के लिए उतावले हुए जा रहे थे। सब ठीक होता तो हमें यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी? तनावग्रस्त चेहरे से पारस ने जवाब दिया। बहू ने बात को स्पष्ट करते हुए कहा, आप लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई दामाद को दे डाली। यह भी नहीं सोचा कि उन रुपयों पर आपके बेटे का भी हक बनता है। बहू की बातें सुनकर शेखर जी हक्के बक्के रह गए। वह स्वयं को संयत करके बोले, उन लोगों को रुपयों की सख्त जरूरत थी। फिर उन्होंने रुपया उधार ही तो लिया है, ब्याज सहित चुका देंगे। आपने रुपये उधार दिए हैं, इसका कोई सबूत आपके पास है? आपने उनके साथ कानूनी लिखा पढ़ी करा ली है? वो क्या पढ़ाए हैं जो कानूनी लिखा पढ़ी कराई जाती? बस सबूत रखे जाते।
पापा अब भूल रहे हैं कि रुपया किसी भी इंसान का ईमान डिगा सकता है। मेरा दामाद ऐसा इंसान नहीं है, सरिता जी बोली। प्रियंका भी तो है, वह क्या दामाद को बेईमानी करने देगी? यह तो वक्त बताएगा कि वो लोग बेईमान हैं या ईमानदार। पर पापा, आप यह मकान मेरे नाम कर दें। कहीं ऐसा ना हो कि आप बेटी दामाद के प्रेम में अंधे होकर मकान भी उनके नाम कर डालें। बेटे की बातें सुनकर शेखर बस सरिता सन रह गए। हमेशा मान सम्मान करने वाले, सलीके से पेश आने वाले बेटा बहू इस प्रकार का अशोभनीय व्यवहार कर रहे हैं, यह उनकी समझ में नहीं आ रहा था। बेटा बहू कई तरह की हिदायतें देकर नैनीताल चले गए, पर शेखर जी व सरिता जी के मन पर चिंताओं का बोझ आ पड़ा था। सोचते उन्होंने बेटी दामाद की सहायता करके क्या गलती की है? रुपये बेटी के सुख से अधिक कीमती थोड़े ही थे। हफ्ते में 2 बार बेटी दामाद का फोन आता, दोनों पति पत्नी भाव विभोर हो उठते। अब शेखर जी और सरिता जी उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे जब दामाद जी उनका रुपया लौटाने आएंगे और वो सारा रुपया उठाकर बेटा बहू के मुंह पर मारकर कहेंगे कि इसी रुपये के खातिर तुम लोग रिश्तों को बदनाम कर रहे थे ना, लो रखो इन्हें। कुछ माह बाद ही बेटी दामाद का फोन आना बंद हो गया तो शेखर जी सरिता जी चिंतित हो उठे। वो अपनी तरफ से फोन मिलाने का प्रयास करते रहे, पर पता नहीं क्यों फोन पर प्रियंका व दामाद से बात ही नहीं हो पा रही थी। हर साल की तरह इस साल भी शेखर जी व सरिता जी ने चेन्नई जाने की तैयारी कर ली थी और बेटी दामाद के बुलावे की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक दिन प्रियंका का फोन आया तो शेखर जी ने उसकी खैरियत पूछने के लिए प्रश्नों की झड़ी लगा दी, पर प्रियंका ने सिर्फ यह कहकर फोन रख दिया कि वो लोग इस बार चेन्नई ना आए क्योंकि नए मकान में अधिक जगह नहीं है। शेखर जी सरिता जी बेटी से ढेरों बातें करना चाहते थे, दामाद के व्यवसाय के बारे में पूछना चाहते थे, अपने रुपये को बात करना चाहते थे, पर प्रियंका ने कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। बेटी दामाद की इस बेरुखी का कारण उनकी समझ में नहीं आ रहा था। देखते देखते साल पूरा हो गया। एक दिन हिम्मत करके शेखर जी ने बेटी से रुपये की बात पूछ ही ली। प्रियंका जख्मी शेरनी की भांति गुर्रा उठी। आप कैसे पिता हैं कि बेटी के सुख से अधिक आपको रुपये प्यारे हैं? अभी तो उनका काम शुरू ही हुआ है, ऐसे में हम इतना सारा पैसा कहाँ से लाएंगे? दामाद चिंघाड़ कर बोला, मेरे स्थान पर आपका बेटा होता तो क्या आप उससे भी वापिस मांगते? आपके पास रुपए की कमी है क्या? यह रुपया आपके पास बैंक में फालतू पड़ा था। मैं इस रुपये से ऐश नहीं कर रहा हूँ, आपकी बेटी को ही पाल रहा हूँ। पुत्री दामाद की बातें सुनकर शेखर जी सरिता जी सन रह गए और रुपये वापस मिलने की तमाम आशाएं निर्मूल साबित हुई। उल्टे वो उनके बुरे बन गए। रुपया तो गया ही, साथ में मान सम्मान भी चला गया। पारस का फोन आया, पापा रुपए मिल गए। शेखर जी चकरा गए कि क्या उत्तर दे। संभल कर बोले, दामाद का काम जम जाएगा तो रुपए भी आ जाएंगे। पापा साफ क्यों नहीं कहते कि दामाद जी ने रुपए देने से इनकार कर दिए? वह बेईमान निकल गए। सरिता जी की आंखों से आंसू बह निकले। वह रोती हुई बोली, बेटा तू ठीक कह रहा है, दामाद सचमुच बेईमान है, रुपए वापस नहीं करना चाहता। उन लोगों पर धोखाधड़ी करने का मुकदमा दायर करो। जैसे सैकड़ों सुझाव पारस ने फोन पर ही दे डाले थे। शेखर जी व सरिता जी एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। क्या वो बेटी दामाद के खिलाफ यह सब कर सकते थे? क्योंकि वो अपनी शर्त पर कायम नहीं रह सके, इसलिए पारस मकान अपने नाम कराने दिल्ली आ धमका। पुत्री दामाद से तो संबंध टूट ही चुके हैं, बहू बेटा से न टूट जाए, यही सोचकर दोनों ने कोठी का वसीयतनामा सारी कानूनी कार्रवाई करके पूरे कागज बेटे को थमा दिए। पारस संतुष्ट भाव से चला गया, बोझ उतर गया। शेखर जी ने सरिता जी की तरफ देखकर कहा, अब न तो मकान की रंगाई पुताई कराने की चिंता, न हाउस टैक्स जमा कराने की, अब तो पारस पूरी जिम्मेदारी निभाएगा। सरिता जी को न जाने कौन सा सदमा लग गया कि वह दिन ब दिन सूखती जा रही थी। उनकी हंसी होठों से छिन चुकी थी, भूख प्यास सब मर गई। बेटी बेटा बहू दामाद की तस्वीरों को वह एकटक देखती रहती या फिर शून्य में घूरती रह जाती। शेखर जी दुखी होकर बोलते, तुमने अपनी हालत मरीज जैसी बना ली, बालों पर मेहंदी लगाना भी बंद कर दिया, बूढ़ी लगने लगी हो। सरिता जी दुखी मन से कहने लगी, हमारा कुछ भी नहीं रहा, हम अब बेटा बहू के आश्रित बन चुके हैं। मेरी पेंशन व मकान का किराया तो है, हमें दूसरों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शेखर जी जैसे अपने आप को समझा रहे थे। जब किराएदार ने महीने का किराया नहीं दिया तो शेखर जी ने खुद जाकर शिकायती लहजे में किराएदार से बात की और किराया न देने का कारण पूछा। किराएदार ने रसीद दिखाते हुए तीखे स्वर में उत्तर दिया कि वह पारस को सही वक्त पर किराए का मनी ऑर्डर भेज चुके हैं। पारस को क्यों? क्योंकि मकान का मालिक अब पारस है। किराएदार ने नया किरायानामा निकालकर शेखर जी को दिखा दिया, जिस पर पारस के हस्ताक्षर थे। शेखर जी सिर पकड़ कर रह गए कि सिर्फ मामूली सी पेंशन के सहारे अब वह अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे। सरिता जी पागलों की भांति चिल्ला उठी,
सब बेईमान है, रुपयों के भूखे हैं। शेखर कहते, हमने अपनी संतान के प्रति अपना फर्ज पूरा किया है। हमारी मृत्यु के बाद तो उन्हें मिलना ही था, पहले मिल गया, इससे भला क्या फर्क पड़ गया। सरिता जी बोली, बेटी दामाद बेटा बहू सभी हमारी दौलत के भूखे थे। दौलत के लालच में हमारे साथ प्यार सम्मान का ढोंग कर रहे। दौलत मिल गई तो फोन पर बात करनी भी छोड़ दी। पति पत्नी दोनों ही मानसिक वेदना से पीड़ित हो चुके थे। घर पराया अलग था, अपना खून पराया हो गया तो अपना क्या रह गया। एक दिन शेखर जी अलमारी में पड़ी पुरानी पुस्तकों में से होम्योपैथिक चिकित्सा की पुस्तक तलाश कर रहे थे कि अचानक उनकी निगाहों के सामने पुस्तकों के बीच में दबा बैग आ गया और उनकी आंखें चमक उठी। बैग के अंदर उन्होंने सालों पहले इंदिरा विकास पत्र व किसान विकास पत्र पोस्ट ऑफिस से खरीद कर रखे हुए थे, जिसका पता न बेटा बेटी को था न सरिता को, यहाँ तक कि खुद उन्हें भी याद नहीं रहा था। मुसीबत में यह 90,000 रुपए की रकम उन्हें 90 लाख के बराबर लग रही थी। उनके अंदर उत्साह उमड़ पड़ा, जैसे फिर से युवा हो उठे हो। हफ्ते भर के अंदर ही उन्होंने लॉन के कोने में टीन शीट डलवाकर एक प्रिंटिंग प्रेस लगवा ली। कुछ सामान पुराना भी खरीद लाए और नौकर रख लिए। सरिता जी भी इसी काम में व्यस्त हो गई। शेखर जी बाहर के काम संभालते तो सरिता जी दफ्तर में बैठती। शेखर हंसकर कहते, हम लोग बुढ़ापे का बहाना लेकर निकम्मे हो गए थे। संतान ने हमें रोजगार वाला इंसान बना दिया। अब हम दोनों काम के आदमी बन गए हैं। सरिता जी मुस्कुराती, कभी कभी कुछ भूल जाना भी अच्छा रहता है। तुम्हारे भूले हुए बचत पात्रों ने हमारी दुनिया आबाद कर दी। यह रकम ना मिलती तो हमें अपना बाकी का जीवन बेटी दामाद और बेटा बहू की गुलामी करते हुए बिताना पड़ता। अब हमें बेटी दामाद बेटा बहू सभी को भुला देना ही उचित रहेगा। हम उन्हें इस बात का एहसास दिला देंगे कि उनकी सहायता लिए बगैर भी हम जी सकते हैं और अपनी मेहनत की रोटी खा सकते हैं। हमें उनके सामने हाथ फैलाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। सरिता जी शेखर जी के चेहरे आत्मविश्वास से चमक रहे थे, जैसे उनका खोया सुकून फिर से वापस लौट आया।